साथियों, व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसे एडिटोरिया ने बनाया है। दोस्तों, हमारे चैनल पे 2 बुक से सेट प्रैक्टिस चल रहा है बिहार दरोगा का। पहला है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निर्मित बुक, और दूसरा है एडिटोरिया के द्वारा निर्मित बुक, है ना। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं दोस्तों। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं कौन कौन से? उत्पादक हैं, उपभोक्ता और अपघटन करता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक से उच्च स्तर तक उनके पोषीय स्तर पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कांडला कहाँ है? सबसे पहले कांडला तो गुजरात में है दोस्तों, है ना। इसका जो है सो सही आंसर है निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह जो है सो खाद्य यह जो है सो दोस्तों निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, इंपोर्ट प्रोसेस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो यह तंजानिया में अवस्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है ना। और केन्या की राजधानी हम लोग जानते हैं नैरोबी। मालावी का राजधानी जो है सो लिलोग्वे है, और जाम्बिया का राजधानी लुसाका है दोस्तों, है ना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। विशेषता दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें खनिज की पहचान करनी है दोस्तों। भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदान है नोवा मुंडी की खदान है, बेलाडीला की खदान है, कुद्रेमुख की खदान है और बलारी की खदान है दोस्तों। और ये सब खदानें सभी लौ एस्क से जुड़े खदानें हैं दोस्तों। और खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है सभी दोस्तों, है ना। तो नोवा मुंडी कहाँ है दोस्तों? हमारा झारखंड में स्थित है दोस्तों, है ना। तो और हमारा कह सकते हैं बेलाडीला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। कुद्रेमुख कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में स्थित है। और बल्लारी भी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। अतः हम ऑप्शंस की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा है लौह अयस्क, जिसका हमने अनुमान भी लगाया था। अतः हमारा आंसर 2 नंबर सही है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नदी का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर के मिलने वाली नदियों का जोड़ा है दोस्तों? तो कोसी उत्तर से मिलती है, और बूढ़ी गंडक भी उत्तर से मिलती है दोस्तों। बाकी कमला जो है सो उत्तर से मिलती है, लेकिन फल्गु दक्षिण से मिलती है दोस्तों। बूढ़ी गंडक उत्तर से मिलती है दोस्तों, लेकिन सोन हमारा दक्षिण से मिलती है दोस्तों। बागमती हमारा उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है, लेकिन कर्मनाशा दक्षिण से। अतः हमारा सभी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम में उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अक्ष के इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होने के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका होता है दोस्तों? तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ होता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है सो आरोही क्रम में जो है सो सजाना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है दोस्तों, 4096 किलोमीटर का दोस्तों। चीन के साथ 3488 किलोमीटर दोस्तों, है ना। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर दोस्तों, है ना। और नेपाल के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉरी अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त कौन सा राज्य करता है दोस्तों? तो हम लोग पंजाब हरियाणा तो जानते ही हैं, और साथ में राजस्थान भी प्राप्त करता है जल भाखड़ा नांगल परियोजना से दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पे बना हुआ है दोस्तों? तो हम लोग सतलज नदी पे बना हुआ है ना। और इस पर भाखड़ा नांगल परियोजना जो बांध बना हुआ, कितना ऊंचाई है उसका दोस्तों? तो ऊंचाई हम लोग जानते हैं कि 780 फीट है दोस्तों, 780 फीट है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सॉरी फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ दोस्तों?
तो फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, जो कि सबसे गहरा महासागर है दोस्तों, है ना। फिजी द्वीप। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट का विस्तार। तो कोरोमंडल तट का विस्तार हम लोग जानते हैं कहाँ से है? कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक इसका जो है सो विस्तार है दोस्तों, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी छोर पर जो है सो हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत है, और यह कुमारी अंतरीप दक्षिणी छोर पर अवस्थित है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है दोस्तों, है ना। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों? तो कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि आगरा में स्थित है दोस्तों। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। स्टेलेक्टाइट और सेटेलेग्मेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती है दोस्तों, किसके द्वारा बनाई जाती है? भूमिगत जल के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग इसमें खदान दिया हुआ है दोस्तों और खनिज दिया हुआ है। तो कालाहंडी की खदान कहाँ है दोस्तों? तो कालाहंडी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कालाहंडी की खदान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जावर की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और मोसाबनी की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कालाहांडी की खान जो है सो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, है ना। और जावर की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हम लोग का राजस्थान में स्थित है। कोलार की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक में ही स्थित है कोलार की खान। और मौसाबनी जो कि झारखंड में पड़ता है दोस्तों, यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है दोस्तों, है ना। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सॉरी सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला है गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका राजस्व की दर कितना थी दोस्तों? 1/3 भाग राजस्व का दर था दोस्तों। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? तो नायब ए खुदाई बलबन ने अपने आप को कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों? तो मुर्शिदाबाद से उन्होंने मुंगेर ले गया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के मध्य लड़ा गया था? तो कुली कुतुब शाह के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों। तो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था दोस्तों, स्थगित नहीं शुरू किया था, है ना। स्थगित नहीं किया था, शुरू किया था। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है। बाकी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 22 में समाप्त हो गया था दोस्तों, चोरा चोरी कांड होने की वजह से, है ना। और बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, है ना। ये भी बात सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था असहयोग आंदोलन में, है ना। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है अशोक के संबंध में लिखित में से कथनों पर विचार करें। तो अशोक पहला ऐसा शासक था जिसे अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो यह ऑप्शन सही जा रहा है ना। फिर ये अशोक ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखते थे। खरोष्टी लिपि में है उसके अभिलेख, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि वह ब्राह्मी लिपि में लिखते थे और प्राकृतिक भाषा उनकी होती थी, है ना। तो अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, ये बात सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो ब्रह्मदत्त थे। पहले सत्याग्रही थे दोस्तों विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे दोस्तों कौन? जवाहरलाल नेहरू। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो है सो गांधी जी ने पवनार आश्रम से किया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है
नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो औजार पॉलिश किए जाते थे, यह बात सही है। इस अवधि में ओखल और मसूल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, या तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था दोस्तों, और 1919 ईस्वी में किया गया था सर। और सूफी संत और घराना दिया हुआ दोस्तों, इसको हमको सुमेलित करना है दोस्तों, है ना। अतः हम सुमेलित करने का प्रयास करते हैं, है ना। शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके वो जो है सो किस घराने से थे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि चिश्ती घराने से थे। बहाउद्दीन जकारिया जो कि सुहारा वर्दी जो है सो घराने से थे दोस्तों। मियाँ मीर कादरी घराने से थे दोस्तों। और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी घराने से थे दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो असत्य को हम लोगों को पहचानना है। तो हम लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे दोस्तों, यही कथन असत्य है ना। रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग थे प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे, सही है। और सी राजगोपालाचारी भारत के लिए प्रथम पहले जो है सो भारतीय गवर्नर जनरल थे, यह भी सही है दोस्तों। तो यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत है, असत्य है ना। अगले प्रश्न में चलेंगे दोस्तों। तो इसमें हम्म, उपनाम दिया गया है, और किन व्यक्तियों को यह उपनाम दिया गया था यह हमें देखना है दोस्तों। तो सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं हम लोग दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान को। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। महमाना मदन मोहन मालवीय का उपनाम है दोस्तों। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा गया दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले ऑप्शन पे चलेंगे दोस्तों। अमृतसर की संधि, इसको कालक्रम में सजाना है दोस्तों, कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, और उसके बाद कौन हुआ था। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बसीन की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1802 ईस्वी में। और श्री रंगपट्टनम की संधि दोस्तों 1792 ईस्वी में। और सालबाई की संधि दोस्तों 1782 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। या तो हमारा ऑप्शन नंबर 4321 सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इजराइल और उसके अरब पड़ोसी के बीच योग किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर 1973 में लड़ा गया था, है ना। और केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है दोस्तों? तो 0.3% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, और इस हमले में यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम दिया है दोस्तों। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हरा करके जीता दोस्तों? पहला खिताब जीता है आरसीबी ने, तो वह किंग्स इलेवन पंजाब को हरा करके जीता था दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि पर्पल कैप इसमें से किसको मिला था दोस्तों, और किसे मिला था? ज्यादा रन मारने का जो खिताब होता है दोस्तों, वह किसे मिला था? तो हम लोग जानते हैं कि साई सुदर्शन ने 759 रन मारा था तो दोस्तों, तो उसे हम ऑरेंज कैप का विनर कहा गया था दोस्तों। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लेकर के वह पर्पल कैप के हकदार बने थे। और दोनों ही साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ही गुजरात टाइटंस के प्लेयर थे दोस्तों, और दोनों ही ने पर्पल और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है, राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के कंपनी जो है सो डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद में लगाने की घोषणा की है। दोनों अब साथ में मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो एस महेंद्र देव हैं दोस्तों, एस महेंद्र देव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST ने पशु पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में
विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो किसका जीन संपादित बनाया है दोस्तों? तो भेड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है दोस्तों। तो चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ये सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष उसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन मिसाइलें दागी और पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ आंदोलन डैश के तहत की गई दोस्तों। तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत जो सो ये सब ड्रोन की कार्रवाई और मिसाइल दागी गई दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, कर्नल सोफिया कुरैशी और उसके संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 151वां है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 118वां है ना। विश्व भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में कितना स्थान है दोस्तों भारत का? तो 96वां स्थान है ना। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आरएसएफ इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। यह फ्रांस में स्थित है और फ्रांस में स्थित यह संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यही जो है सो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी करता है दोस्तों। इसमें अपना देश का रैंक बहुत ही खराब 151वां रैंक है ना। प्रेस में सुधार की आवश्यकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम जो है सो ट्रेन में लगाया गया दोस्तों? तो पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है दोस्तों। मॉरिशस बन गया पहला अफ्रीकी देश जो कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करेगा, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है। हाल ही में किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो लिस्बन किसकी राजधानी है दोस्तों? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है दोस्तों। तो वहाँ का जो सम्मान है सिटी ऑफ द ऑनर उसे द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, चौथा, भारत अमेरिकी त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प, है ना, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो यह विशाखापट्टनम में किया गया था दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है दोस्तों? तो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो साधु भद्रेश दास को प्रदान करने की घोषणा की गई है दोस्तों। यह संस्कृत के विद्वान कवि हैं दोस्तों। इन्होंने पुस्तक लिखी है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। उन इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 23(1)। और हम लोग अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी बच्चे को कल कारखाने पर काम करने से रोक सकते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस पर न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा दोस्तों? तो अधिकार परीक्षा के रिट जारी करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया है। अगला है, मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य यदि
मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। तो यह हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। तो हमारा ए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों, और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। दोनों को याद रखने की दोस्तों आवश्यकता है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो 1960 में बंबई से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, यह ऑप्शन सही है दोस्तों, है ना। और मणिपुर से अलग होकर के 1972 ईस्वी में मेघालय राज्य बना था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो मणिपुर से नहीं दोस्तों, यह असम से अलग होकर बनने वाला राज्य है मेघालय, है ना। और नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, यह भी सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए, यह भी सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। यह तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? है ना। तो ये 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, यह ऑप्शन सही है दोस्तों, यह बात सही है। तो इसमें असत्य को पूछा गया है ना। तो हम लोग असत्य पे ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। तो इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ, यह भी बात सही है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, यह भी बात सही है। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी विदेश मंत्रालय का जो है सो प्रभार संभाला था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। ये विदेश मंत्रालय का नहीं दोस्तों, उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था दोस्तों। यह था ऑप्शन नंबर हमारा डी असत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर एच.पी. मोदी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें उपबंध निम्नलिखित में से संबंधित है किससे दोस्तों? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हम लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था दोस्तों, 1976 में दोस्तों, सॉरी। अगला प्रश्न है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लागू किया गया है दोस्तों? तो 297 अनुच्छेद में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर है, भारत के राज्यों के राज्यसभा सीट निर्धारण जो है सो हम लोग उसके आधार पर अनुच्छेद 3 के आधार पर नहीं करते हैं, यह असंभव है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अनुसूची 4 के अंतर्गत हम लोग राज्यसभा में सीट का निर्धारण करते हैं, और यह तभी पॉसिबल है जब अनुच्छेद 4 में इसमें पहल की जाए तब, है ना। अगला प्रश्न है सॉरी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर आधारित था दोस्तों, जोर दिया गया था, यह तो ऑप्शन नंबर ये सही है। और पहला किस पे जोर दिया गया था दोस्तों? कृषि पर। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि 1956 से 61 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी दोस्तों। अगला ऑप्शन है, सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, तो यह ऑप्शन हमारा सही भी है दोस्तों। और पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में शास्त्रियों और योजना की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सभी सही है दोस्तों। यह था हम ऑप्शन नंबर सॉरी तो हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, है ना। निम्नलिखित में से समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से ली गई थी दोस्तों? तो समावेशी विकास का अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना से ली गई थी। अगला प्रश्न है, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे 2005 में अपनाया गया था, यह बात सही है। इसके उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था, यह भी बात सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया था, यह भी बात सही है।
इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है, यह भी बात सही है। या तो हमारा सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, या तो हमारा 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या फिर मंत्रालय जारी करती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इसे एनएसओ जारी करता है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है दोस्तों। इसकी स्थापना यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 23 मई 2019 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, है ना? 23 मई 2019 को, है ना? इसका मुख्यालय हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है दोस्तों, कब से कब तक होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है दोस्तों, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है दोस्तों? तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मूल उद्देश्य में शामिल है दोस्तों साम्य, समृद्धि और स्थिरता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है दोस्तों। विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है दोस्तों। इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, विरामावस्था से कोई भी ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो यू जीरो हो जाता है दोस्तों, और हमारा 1 मिनट में है तो हम लोग सेकंड में बदल करके काम करते हैं दोस्तों, है ना? अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, है ना? इसका इसके बाद का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, है ना? तो वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, यह बात सही है। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय परीक्षणों का उपयोग किया गया है, यह भी बात सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, यह भी बात सही है। इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी, इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी, यही ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। 1979 में नहीं दोस्तों, यह 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, असत्य नहीं, सत्य नहीं है दोस्तों, है ना? अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर बाद बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों? बर्फ का गलनांक घट जाता है ना? अगला प्रश्न है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में संबंध में क्या सही है दोस्तों? तो यह रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है दोस्तों, तथा हमारा 66 का ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा दोस्तों। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है दोस्तों, किसमें डुबाकर? तो हम लोग अल्कोहल में डुबाकर उसका अभिसारिता घटा देते हैं दोस्तों, है ना? अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि हीटिंग एलिमेंट बनाने में निम्नलिखित में से नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, उच्च प्रतिरोधकता होता है और आसानी से ऑक्सीकरण नहीं नहीं गुजरता है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, बात सही है ना? अगला है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का माप है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का माप है दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता। ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है दोस्तों, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। तो सबसे ज्यादा विद्युत प्रतिरोधकता पारा में होता है दोस्तों, और उसके बाद निकेल में, उसके बाद टंगस्टन में, उसके बाद ये जी सिल्वर में होता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं टंगस्टन का रासायनिक परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 74 इसका परमाणु संख्या होता है दोस्तों, है ना? अगला प्रश्न है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि उसका प्रज्वलन तब
तापमान जो है सो बहुत कम होता है दोस्तों, तुरंत जो है सो वह विस्फोट होने के कगार पे पहुंच जाता है। हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस 3 तरह के होते हैं दोस्तों, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। सबसे ज्यादा विस्फोटक या फिर तुरंत ज्वलनशील बन जाता है दोस्तों श्वेत फास्फोरस, है ना। और दिया सलाई में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, माचिस के तीली में यूज किया जाता है लाल फास्फोरस का दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का, है ना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही था, है ना। अगला प्रश्न है, बहुप्रयोगी प्लास्टिक की पानी की बोतलें किससे बनी होती है दोस्तों? तो पॉलीथीन से बनी होती है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव सैक कहलाती है दोस्तों? तो हम लोग लाइसोसोम जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, पाचन थैली कहलाती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है दोस्तों। क्लोरेन काइमा किससे बना होता है दोस्तों? तो मृदुदकों द्वारा बना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सॉरी, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है दोस्तों? और तो ऑप्शन नंबर डी को हार्मोन माना गया है दोस्तों। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन कौन सा है दोस्तों? डी और ई दोनों जो है सो हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है दोस्तों, है ना। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम है दोस्तों, हैमर है, एनविल है और सिट्रप है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो उपकला कोशिका द्वारा स्रावित होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है दोस्तों? तो हम लोग को जान रहे हैं कि हैजा विषाणु जनित नहीं है दोस्तों, यह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, है ना। यह अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है तब निर्मित दर्पण कौन सा होता है दोस्तों? तो अंदर की ओर वक्रित होने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, इसमें से विटामिन का नाम दिया गया है और उसकी कमी से होने वाले रोगों को हम लोगों को उसको मिलान करना है दोस्तों, है ना। तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से। घेंघा आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है और एनीमिया आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होती है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, सॉरी, तत्व ए बी और सी डोबेराइनर के त्रिक रूप में, सॉरी, यदि ए का परमाणु भार 40 और सी का परमाणु भार 37 है और ए का 40 है, तो बी का परमाणु भार क्या होगा? तो बी का परमाणु भार हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो ए प्लस सी बाई में 2। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या करेंगे दोस्तों? तो वेद जोड़ उक्त वेदोक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है। मृग नयनी में कौन सा समास है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि मृग विशेषण है दोस्तों। मृग क्या है? विशेषण है दोस्तों। मृग विशेषण है और नयनी विशेष से है दोस्तों। और विशेषण और विशेष से मिलकर बनता है हमारा कर्मधारय समास। था हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट passive form of the following sentences. One should keep one's promises. तो इसका सही आंसर है passive form में promise should be, सॉरी, promise should be kept, promise should be kept, है ना। promise should be kept, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंडिव्योर शब्द विलोम है होगा किसका? इंडिव्योर का मतलब होता है दोस्तों प्रयत्न करना। क्या होता है? प्रयत्न करना, है ना। प्रयत्न करना यानी कि प्रयास करना। और इनएक्टिव मतलब होता है दोस्तों आलस। तो यह जो है सो एक दूसरे का एंटोनीम है दोस्तों, आलस और प्रयत्न, इनएक्टिविटी और इंडिव्योर, है ना। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है दोस्तों? तो वधावन हम लोग का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना है दोस्तों। भारत में 13 ही बड़े बंदरगाह हैं दोस्तों, तो 13वां वधावन बना है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। 9वां सेवा मुंबई में स्थित है दोस्तों। यह 12वां बंदरगाह बना था दोस्तों, है ना।
इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है दोस्तों? तो किन्हें माना जाता है? हेनरी डेरोजियो को माना जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, है ना। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुई थी दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि 1950 में इसका आयोजन हुआ था, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड का, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हम लोग पिछले सीट में अभी देखे थे दोस्तों, 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और भारतीय वायुसेना कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो 7 कमांड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया दोस्तों? तो वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अपहरण लोक कला जो है सो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो अपना बिहार से संबंधित है दोस्तों, है ना। महाराष्ट्र से संबंधित है दोस्तों रंगोली, है ना, जो कि हम लोग घर में बनाते हैं त्योहार में, है ना। राजस्थान से संबंधित है दोस्तों मेहंदी, है ना, जो कि हम लोग हाथ में लड़कियां लोग लगाती है। और साथिया एक कला है दोस्तों जिसका संबंध गुजरात से है ना। तो हम लोग संबंधित तथ्यों को भी देखते हुए चलेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची पीढ़ी और अंतराल बताना है दोस्तों। तो इसमें से हमारा एक्स जनरेशन कब से कब तक है दोस्तों? तो हमारा 1965 से 1980 तक है दोस्तों। तो एक्स जनरेशन 1965 से 80 तक है। वाई जनरेशन कब से दोस्तों? 1981 से 1996 तक है दोस्तों, है ना। और जेड जनरेशन कब है दोस्तों? तो हमारा 1997 से 2010 तक है दोस्तों। अल्फा जनरेशन कब है दोस्तों? तो हमारा 2010 से 24 तक है जनरेशन दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि दोस्तों कि जनरेशन बीटा, अल्फा तो हम लोग पढ़ ही लिए, बीटा जो है 2025 से 2039 तक इसका 2039 तक इस जनरेशन का वर्ग अंतराल है दोस्तों, है ना। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा 5-6 प्रश्न जो है सो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है जो दोस्तों, जिससे आप लोग बहुत ही आसान और सरल है, जिसे आप लोग अपने से भी कर सकते हैं दोस्तों। या तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि